से ले लिए थे। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन, convert the unit of a physical quantity किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको एक सिस्टम, कई सारे सिस्टम आपने पढ़े थे जिसमें CGS, FPS, MKS, SI, किसी एक सिस्टम में आपको गिवन होगा उसको किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, तो वही हम यहाँ लेकर के चलेंगे। इसे इस्तेमाल करते हैं if n is the numerical value and you can say magnitude, अगर ये उस क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड है एंड u is डायमेंशनल रिलेशन, डायमेंशनल फार्मूला, then n into u is equal to होता है कांस्टेंट, और you can say n1 u1 is equal to n2 u. It means numerical multiplication of numerical value and dimensional value, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा रहता है, सेम रहता है। किसी भी सिस्टम में ले लें, if n1 and u1 किसी एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका डायमेंशनल रिलेशन है, n2 u2 दूसरे सिस्टम में है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, सेम। पहले सिस्टम में दोनों वैल्यूज गिवन होती हैं, दूसरे सिस्टम में u2 गिवन होता है कि किस यूनिट में चेंज करना है, यू हैव टू फाइंड n2। दूसरे सिस्टम में आपको फाइंड आउट करना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं n2 n1 u1 upon u2। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझेंगे कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन का आप यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है यंग्स मॉडुलस, गिवन है 9 into 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। ये गिवन है कि किसी भी सब्सटेंस का यंग्स मॉडुलस 9 into 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सिंपल SI सिस्टम होगा ये, और यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू इन CGS सिस्टम। तो जब CGS सिस्टम में आप फाइंड करेंगे तो न्यूटन की जगह तो आ जाता है डाइन, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एंड मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है ये वैल्यू आपको किसमें फाइंड आउट करनी है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन की गई है। तो गिवन क्वांटिटी है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का मतलब है उसका डायमेंशन सबसे पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, पता होना चाहिए आपको। तो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस बताएगा कोई स्टूडेंट, यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन ml -1 p -2, सिंपली प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस ये सारी आपस में इक्वल होती हैं। तो डायमेंशन है इसकी ml इनवर्स 1 p इनवर्स 1 p इनवर्स 2 mlt, तीनों इसमें इंक्लूडेड है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें कि फर्स्ट सिस्टम जो हमारे पास है उसमें m1 l1 एंड t1 are the units of mass, length and time। सेकेंड सिस्टम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं these units are m2 l2 t2। पहला सिस्टम तो गिवन है, दूसरा सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें ये हमने मान ली है m2 l2 t2। नाउ द गिवन फार्मूला n1 u1 is equal to n2 u2 हम इस्तेमाल करते हैं। तो n1 u1 is equal to n2 u2 और n2 is equal to होता है n1 u1 upon u2। n1 is the numerical value जो कि यहाँ क्या गिवन है 9 into 10 की पावर 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी को सब्स्टिट्यूट करिए, तो 9 into 10 की पावर 10। अब u1 डायमेंशन रखी जाएगी ml इनवर्स 1 p इनवर्स 2। ये किसके लिए है, फर्स्ट सिस्टम, और फर्स्ट सिस्टम में हमने ले लिया है m1 l1 t1, ठीक है।
डायमेंशन भी हमें दूसरे सिस्टम में रखनी है, m l इनवर्स 1 t इनवर्स 2, और ये दूसरे सिस्टम में है, वहां हमने लिया है m2 l2 t। कोई दिक्कत यहाँ तक? 9 into 10 की पावर 10, m एक साथ ले लीजिए, इट मींस m1 अपॉन m2, l वाले टर्म्स एक साथ लेंगे तो क्या आएगा, l1 अपॉन l2 एंड पावर माइनस 1, और इसी तरीके से t1 अपॉन t2 एंड पावर माइनस 2। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, 9 into 10 की पावर 10, m1 यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट गिवन सिस्टम, जो पहला सिस्टम गिवन है वो एसआई सिस्टम है और वहां मास का क्या यूनिट होता है, केजी, ठीक है। तो m1 की जगह आप लिखिए केजी। m2 है जो सिस्टम आप चाहते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में मास का क्या यूनिट होता है, ग्राम, तो सीधे से हम L1 एसआई सिस्टम में है मीटर और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, और पावर है -1, एंड सेकंड बाय सेकंड पावर -2। ये तो 1 हो जाना है, इसको तो आप ड्रॉप कर ही देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो 9 into 10 की पावर 10 kg कैन बी रिटन एज 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं सीधे से, तो आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन जी। मीटर में लिख सकते हैं आप 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर -1, और ये 1 है, इसका कोई मीनिंग मल्टीप्लाई में नहीं है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यहाँ क्या आता है 1000, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल 100, और उसकी भी पावर क्या है -1, तो यू कैन राइट इट 1/100। सिंपली 2 zeros कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 9 into 10 की पावर 11, और सीधे आएगा टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को गिवन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू पे इस मेथड से कम क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, लेकिन पता फिर भी आपको होना ही चाहिए। अब ये जो मेन 3 एप्लीकेशन आए हैं, इनके कुछ सब्सिडियरी एप्लीकेशंस हैं जो इन्हीं में से बंद करके आते हैं, उनको लेकर के चलेंगे। मेनली 3 ही एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अब इनके कुछ पार्ट्स कह सकते हैं आप, उनको हम लेकर के चलेंगे, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंपटीशंस के पर्पस से वो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। इसी में चाहें तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इनटू सीजीएस सिस्टम। वर्क गिवन है आपको कितना, 1 जूल, यानी एसआई सिस्टम में, और आपको सीजीएस सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है। तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। कर दो उसको। जो फर्स्ट एप्लीकेशन लिया है उसी का एक होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पर ही बेस्ड है, लेकिन सेपरेट वैरायटी के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं उसमें, तो वो लेकर के चलेंगे। चाहे तो उसको आप सेपरेट एप्लीकेशन ले सकते हैं, या वो फर्स्ट एप्लीकेशन का ही पार्ट आता है, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। जो फर्स्ट एप्लीकेशन लिया था, जिसमें हमने लिया था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो यही था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ओनली दोज टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस। तो शॉर्ट में इसको हम यही कह सकते हैं, ओनली दोज टर्म्स कैन बी
added or subtracted which have same dimensions. इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल at time t is given by, किसी पार्टिकल की हमें वेलोसिटी गिवन है v is equal to a t cube plus b t square plus c upon d plus t। v वेलोसिटी है, t टाइम गिवन किया गया है, a b c d ये सारे कांस्टेंट्स हमने लिए हैं। तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है डायमेंशनली। तो फाइंड dimensions of constants a, b, c and d। v वेलोसिटी, t टाइम, बाकी सारे कांस्टेंट्स आपको गिवन किए गए हैं a, b, c, d। हमें इन्हीं की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। कंपटीशन में इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं होंगी, वहां पूछ सकता है खाली फाइंड द डायमेंशन ऑफ d या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ c या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो चारों का तो एक साथ लंबा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, लेकिन ये हर वैरायटीज को डिस्कस करने के लिए लंबा क्वेश्चन लिया है। तो वहां दिया तो इतना ही हो सकता है कंपटीशन में, लेकिन एक या दो से ज्यादा आपसे नहीं पुट अप करेगा। वो कह सकता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए, उसके ऑप्शंस गिवन हो, या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी। मेथड एक ही रहेगा इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? ओनली दोस टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव द सेम डायमेंशन। इसका मतलब ये सारी की सारी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा रही है, क्योंकि अगर इसको मैं इधर ले आऊं या इन सबको इधर ले आऊं तो सब माइनस में, इसको इधर ले आऊं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो सारे टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनकी डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए? सिमिलर। तो स्टार्ट करते हैं हम। According to principle of homogeneity of dimensions, dimension of v should be equal to dimension of a t cube। तो dimension of v is equal to होना चाहिए dimension of a t cube, ठीक है? या सिंपली अब जब मैं ये लिख रहा हूं तो ये भी क्या पढ़ा जाएगा? डायमेंशन ऑफ a t क्यूब इधर आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू v अपॉन t क्यूब। डायमेंशन ऑफ v अपॉन t क्यूब। वेलोसिटी की क्या होगी डायमेंशन? l t इनवर्स, और t है टाइम, तो t और उसका क्यूब कितना आ जाएगा? l t इनवर्स 4, ठीक है? यहीं पर आपसे यूनिट भी पूछ सकता है, तो यूनिट क्या हो जाता? मीटर पर सेकंड की पावर, ठीक है? तो किसी भी फॉर्म में वो क्वेश्चन बना सकता है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ए बी सी। तो पहली आ गई आपके पास a। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ b विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b t स्क्वायर। खाली b इधर ले लें, तो डायमेंशन ऑफ b विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b अपॉन t स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ b क्या है? l t इनवर्स 1 अपॉन t स्क्वायर, यानी l t इनवर्स 3 का। क्लियर है? अब बात आ जाती है c और d की फाइंड आउट करनी है हमें डायमेंशंस। जरा इस नीचे वाले टर्म में देखिए, d प्लस t, d और t क्या हो रहे हैं? आपस में ऐड हो रहे हैं। और ऐड कब हो सकते हैं? जब डायमेंशन, तो सिंपली d की डायमेंशन किसके इक्वल होगी? d की तो सीधे आपके पास आ रही है सीधे से। तो नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, दैट इज कैपिटल T, ठीक है? लास्ट टर्म रह गया केवल अब c का। अब जरा ध्यान दें यहाँ, डायमेंशन ऑफ v, ये तो सिंगल टर्म इधर रखा हुआ है। अब हम इस स्टेप की बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ c और d और t दोनों की सिमिलर है, क्योंकि आपस में ऐड हो रहे हैं। तो किसी एक को ले सकते हैं, तो मैं ले रहा हूं केवल t। तो इट मींस डायमेंशन ऑफ v शुड बी इक्वल टू c अपॉन t। ये बात क्लियर होती है? दोबारा से समझ लीजिए, v तो उधर रखा है, उसका तो सबका कंपैरिजन कर ही रहे हैं। d एंड t बोथ आर एडिंग विद ईच अदर,
दोनों की डायमेंशन कैसी हैं? सेम है। तो डी की ले या टी की, किसी एक की ले सकते हैं। टी की क्या हमें पता है तो हमने ले लिया टी। सी की फाइंड आउट करनी है, वी की भी पता है, तो v इज इक्वल टू सी अपॉन टी। क्लियर? अब सीधे से आप टी इधर ले जाइए, तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू v इंटू टी। v की डायमेंशन एल टी इनवर्स 1 और t की केवल t गेट्स कैंसल l। तो इस तरीके से हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये इतना लंबा क्वेश्चन बनाए और आपसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डी, कितना टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन में? जितना पढ़ने में लगा केवल वही टाइम लगना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डी और टी की सेम है और टी टाइम ऑलरेडी टी होती है उसकी कैपिटल, तो जहां पर टी लिखा हुआ है वो मार्क करेंगे। लेकिन ध्यान दें, जो कंडीशन में आपको गिवन होगा वो डायरेक्ट टी कभी नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली होगा। वहां क्या लिखेगा वो लिखेगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। तो इन्हें सर्च कर ले, देखना पड़ेगा कि m l t सारे देखे हुए हैं, लेकिन उनमें ये भी देखना होगा कि 0 का मतलब है नहीं हो, ठीक है। लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा m की पावर 0 हर एक स्टेप में, तो वहां ज्यादा से ज्यादा विद इन हाफ मिनट में आपके रिफर करके पूरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जैसे यहीं पर हमने किया, तो ये तो हमारा मेथड हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेथड समझना जरूरी है, लेकिन आप क्विकली कैसे करेंगे? तो सिंपल था, मुझे एक ही निकालनी है। जब एक ही निकालनी है तो बाकी सब टर्म खत्म मेरे लिए, वो सब जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ऐड वाले तो हटा दीजिए। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? AT क्यूब, a इज इक्वल टू v अपॉन v की रखिए फटाफट, t क्यूब की रखिए, एकदम आंसर आ गया। आएगा इस फॉर्मेट में, लेकिन देखना पड़ेगा m की पावर 0 वाला भी साथ में जरूर लिखा हुआ होगा ऑप्शंस में। तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -4, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखने की होंगी कि अगर b की निकालनी बाकी सब टर्म जो छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐड जुड़ रहे हैं, तो हमें केवल ये और ये उठा लेना। b इज इक्वल टू bt स्क्वायर या b इज इक्वल टू v अपॉन t स्क्वायर, फटाफट डायमेंशन रखिए और क्वेश्चन कर डालिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी मेथड का ले रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि क्वेश्चंस को करना और शॉर्ट टाइम पे करना, बस यही ट्रिक आपको सीखनी है। अगर आप टाइम मैनेज करना सीख गए तो लास्ट क्वेश्चन तक आप अपने कंप्लीशन में पहुंच पाएंगे। अगर टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो कई क्वेश्चन का टाइम एक ही क्वेश्चन में अगर आप लगा रहे हैं तो वो ही आपको पीछे ले जाएगी। तो कैसे आप तेजी से करेंगे वो धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। नेक्स्ट इसी का एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन है, दैट इज वॉन डर वाल्स इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी होगी, PV is equal to nRT या PV is equal to RT for 1 mole। उसी में कुछ करेक्शंस करके बनाया गया है वॉन डर वाल द्वारा, P plus A upon V square into V minus B is equal to RT। P is pressure, V is volume, R gas constant and T absolute temperature होता ही है। ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी। आपसे पूछता है डायमेंशन ऑफ A and B। फाइंड डायमेंशन ऑफ A and B। A and B आर कॉन्स्टेंट्स, यहाँ कॉन्स्टेंट गिवन है, उनकी डायमेंशंस निकालनी है। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस स्टेप को देख रहे हैं हम, क्या है? P plus A upon V square। P और A upon V square क्या हो रहा है? आपस में ऐड हो रहे हैं। कब ऐड हो सकते हैं? जब डायमेंशंस सेम हो। तो वही मैं सबसे पहले यहाँ कर रहे हैं। डायमेंशन ऑफ P शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A upon V square। V square इधर ले जाइए, तो डायमेंशन ऑफ A विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P into V square, ठीक है। खाली V स्क्वायर इधर चला गया है। P इज द प्रेशर, ml इनवर्स 1, P इनवर्स 2, V इज द वॉल्यूम यानी L क्यूब और उसका स्क्वायर। L की पावर कितनी होगी? 6। एक माइनस की यहाँ पर आपके पास है, 6 प्लस है तो कितनी बचेगी? 5। तो नेक्स्ट स्टेप में डायमेंशन आएगी m, L की पावर 5 और T की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A, ठीक है।
डायमेंशन ऑफ बी। अब इस स्टेप में देखिए v और b क्या है, आपस में सबट्रैक्ट हो रहे हैं। कब सबट्रैक्ट हो सकते हैं, जब डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब सिंपली यू कैन राइट डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v एंड v की एलक्यू वही है, तो दोनों की डायमेंशन फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इसी का एक नेक्स्ट मेथड बना था। एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशंस के। इसी में एक और वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये उन्हीं एप्लीकेशंस के सब्सिडियरी मेथड कह सकते हैं, सेकेंडरी मेथड कह सकते हैं, है वो मेन 3 एप्लीकेशंस ही। तो इस वैरायटी में कई क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। इसमें भी यह ध्यान रखेंगे आप, डायमेंशंस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन, इनके साथ क्या होता है पीछे साइन 30 थीटा एंगल, और एंगल कैसा होता है डायमेंशन लेस। ठीक है, ई का कोई भी टर्म गिवन है, एक्सपोनेंशियल लॉग का कोई टर्म है, these are all dimensionless, उनकी अपनी कोई डायमेंशन नहीं होती। मान लीजिए क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन हो आपको, एक वेव इक्वेशन है y is equal to sin 2 pi x upon t और into cos 2 pi, इसमें ले सकते हैं हम lambda upon t या किसी भी फॉर्मेट में गिवन हो सकता है। x is the distance और लैम्डा भी अपना आप डिस्टेंस ही होती है। तो यहाँ पर आपसे x की पूछ सकता है डायमेंशन या t की पूछ सकता है डायमेंशन, अलग अलग तरीके से। तो ध्यान रखेंगे जो भी एंगल है साइन के साथ, जो भी एंगल है वो कैसा होगा डायमेंशन लेस। 2 पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटी छोड़ दीजिए, अगर x कांस्टेंट गिवन है t टाइम, तो x अपॉन t क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस। नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है। 2 पाई 3.14 ही रहेगा, हर कंडीशन में वही रहेगा। तो नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, पाई 2 पाई 6 कोई भी नंबर गिवन हो। तो x अपॉन t डायमेंशन लेस, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सीधे से t। तो t की डायमेंशन आप जानते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो यही मेथड के क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट एक और मेथड लेके चल रहे हैं जिसमें हमको इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होते हैं कि हमने एक नया सिस्टम, अभी तक हमने पढ़े CGS, FPS, MKS एंड SI। अब एक नया उसने क्वेश्चन में कहा कि हमने एक नया सिस्टम ले लिया है जिसमें लेंथ का यूनिट मीटर की जगह कोई और चीज लेना चाहता है, 2 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, और इसी तरह मास का कुछ और यूनिट लेना चाहता है, उसमें वैल्यूज फाइंड आउट कराना चाहता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू की। तब क्या होगा, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए जिससे इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको हो पाए। नोट करिए क्वेश्चन, इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ मास इज x kg। अब ये x 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, इसको क्वेश्चन में जो भी रिप्लेस करें। यूनिट ऑफ लेंथ इज y मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज z सेकंड्स। Find value of 1 Newton in this new system. Find value of 1 Newton in this system. सिंपल सा SI सिस्टम आप जानते हैं जहाँ मीटर, केजी और सेकंड सिंपली यूनिट होता है। लेकिन उसने एक आर्बिट्रेरी एक नया सिस्टम एज्यूम कर लिया। वो कहता है कि इस सिस्टम में मास का यूनिट केजी ना होकर के कितना है x केजी। वो क्वेश्चन में आपको 5 केजी, 10 केजी समथिंग कुछ दे सकता। यहाँ फिलहाल x की वैल्यू ले रहे हैं, x कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी नंबर। लेंथ का यूनिट क्या है y मीटर एंड टाइम का यूनिट उसने लिया z सेकंड्स। अब आपसे कहता है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को, जैसे हमने न्यूटन ले लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन दिस सिस्टम। अब इसको आप कैसे करेंगे वहां पर इस क्वेश्चन को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 न्यूटन मींस 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं 1 न्यूटन की वैल्यू इतनी होती है।
अब इसमें भी हम वही सिस्टम यूज करेंगे, n1 u1 is equal to n2 u2। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, न्यूटन हमारा है फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है ml d इनवर्स 2। तो m से ही हमने लिया है kg, l से ले लिया मीटर और सेकंड से ले लिया है सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, अब अगर इन्हीं पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं x kg by kg, तो हमारे पास न्यू सिस्टम में वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो वही हम लेकर के चल रहे हैं कि लेट 1 न्यूटन इज इक्वल टू, कोई भी यहाँ पर आप कांस्टेंट ले लीजिए, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर a ले लेता हूँ, a न्यू यूनिट 1 न्यूटन, a न्यूटन नए यूनिट जो भी फोर्स का बैठ रहा होगा, क्योंकि ये कोई गिवन सिस्टम नहीं है, तो ये a के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करके चलेंगे a, जरा इसको आप दिमाग लगाइए कैसे किया जा सकता है। अब आपको पास थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है ऊपर वाली वैल्यू से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगाइए। चलिए खैर कोई बात नहीं, ml d इनवर्स 2 ये होता है इसका डायमेंशन। अब kg की जगह क्या लिया हुआ है x kg, तो kg की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया x kg, और m की जगह लिख दिया हमने y मीटर, और सेकंड की जगह लिख दिया z सेकंड, और इसकी पावर क्या है -2। तो यू कैन राइट a x y अपॉन z स्क्वायर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है 1 के। ठीक है, a इज इक्वल टू, अब इसको चेंज कर दीजिए, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन x y। तो जो भी आपका मैग्नीट्यूड है वो ये होगा इतने इक्वल z स्क्वायर अपॉन x y न्यू यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से z अगर गिवन होता 5, ये होता 4, ये होता 10, तो वो वैल्यूज वहां रख देते, अब न्यू वैल्यू आपके पास निकल के आती, और क्या होता वो न्यू यूनिट। क्योंकि ये गिवन सिस्टम नहीं है तो इसमें न्यूटन टाइम कुछ नहीं लिख सकते हम, दिस इज न्यू सिस्टम। तो इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, एक और मेथड लेकर के चलेंगे। इस वैरायटी की क्वेश्चन में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है हमारी 7, तो वो यूनिवर्स मतलब उस सिस्टम के अंदर है। लेकिन नए क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में वो कह देता है कि दीज आर नॉट फंडामेंटल। हमने कोई नए फंडामेंटल क्वांटिटीज मान ली, और जो रियल फंडामेंटल वैल्यूज थी मास टाइम सेकंड, उनकी वैल्यूज वो आपसे फाइंड आउट, या किसी और क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट कराना चाहता, तो इस मेथड का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको भी नोट डाउन करिए क्वेश्चन को पहले, तब आप समझ पाएंगे। इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, in a new system of unit, speed of light c gravitational constant g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम लेते हैं कैपिटल G, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट H are taken as fundamental quantities. Speed of light c, gravitational constant G, and Planck's constant H are taken as fundamental quantities. Find basic quantity m, यानी mass m. Find basic quantity mass m in terms of these fundamental units या quantities, जो भी आप कहना चाहते हैं।
ठीक है। ये इनवर्स 1 L क्यूब T इनवर्स 2 और पावर B और H की M L स्क्वायर T इनवर्स 1 और पावर इसकी C। m की पावर 1 है, l नहीं है तो क्या लिख सकता हूं, l की पावर 0, t भी नहीं है तो t की पावर भी 0। अब पावर्स का रिकलेक्शन करिए, m की पावर यहां है -b और यहां पर है +c, तो +c। l पर आ जाइए, l की यहां पावर है a +3b और +2c। t की पावर -1 into a मीन्स -a, यहां -2b और -c। क्लियर इतनी बात? अब क्या करना है, कंपैरिजन। तो पावर्स को कंपेयर कर लें, तो m की पावर के इक्वल यानी -b + c = 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको लेंगे फर्स्ट, a + 3b + 2c = 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और -a - 2b - c = 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके a b c की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यूज इनकी फिलहाल आएंगी फाइंड आउट करके, उसमें a = आ रहा है, मैं आपको आंसर दे रहा हूं, आप सोल्व कर लेंगे। a = ½ b = -½ एंड c = ½ तो इसका मतलब है m = आ जाएगा आपके पास c की पावर a मींस ½ g की पावर b मींस -½ और h की पावर c मींस +½ या m = CH/G और √दिस। इस फॉर्मेट में आपका रिलेशन आएगा, ठीक है। तो इस वैरायटी के भी क्वेश्चंस आपके इस पोर्शन से हो सकते हैं। एप्लीकेशंस हमने मैक्सिमम ले लिए हैं इसके अंदर डायमेंशंस के। अ लॉट ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आप ट्राई करिएगा। इसमें और एक आध क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसको बाय प्रैक्टिस करने के लिए इसी मेथड से रिलेट करता हुआ पहले इसको नोट डाउन करना है करिए। इसी मेथड से मिलते हुए क्वेश्चंस मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। लिखिए क्वेश्चन, चलिए नोट। लिखिए क्वेश्चन, इफ velocity v टाइम t एंड फोर्स F, ये तीनों टर्म लिए हैं, velocity v टाइम t एंड फोर्स F are taken as fundamental quantities, then find dimensional formula of mass, then find dimensional formula of mass in terms of these fundamental quantities, then find dimensional formula of mass in terms of these fundamental quantities। ये क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। If energy capital E, velocity v and time t, एनर्जी लिया है कैपिटल E, वेलोसिटी लिया है कैपिटल V एंड टाइम t, आर टेकन एज
fundamental quantities, then find dimensional formula of surface tension in terms of these quantities. Surface tension in terms of these quantities. ठीक है। अब डायमेंशन जितने भी तरीके के एप्लीकेशंस हो सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ कंपटीशन लेवल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट कुछ पर्टिकुलर लेकर के मैं चल रहा हूँ, इनको जरूर नोट डाउन कर लें आप। तीन टर्म्स हम पढ़ते हैं, L, C and R. L is called inductance, C is called capacitance and R is called resistance. 11th के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो 12th में इसको जाकर के पढ़ेंगे। LCR सर्किट्स यानी AC सर्किट्स के अंदर तीन कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। दो तरह के सर्किट्स हम यूज करते हैं, एक तो एक डीसी करंट और एक एसी करंट। ठीक है, जो आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब जगह एसी है मैक्सिमम। तो एसी सर्किट के अंदर मेनली तीन तरह के कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं। एल इंडक्टेंस, कोई कॉइल, ठीक है, सी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, और तीसरा होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पर्टिकुलर आपकी ट्यूब भी हो सकती है, फैन हो सकता है, ये वायर जो है कनेक्टिंग इसमें भी रेजिस्टेंस है लेकिन बहुत लो होता है। इन तीन टर्म्स के फॉर्म में एक वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। इसमें हम पहले ये ध्यान रखें, टाइम कांस्टेंट एल, सी और आर तीनों के स्टेप्स में जो टाइम कांस्टेंट है वो होता क्या है, अगर उसको याद रखें तो इस पे अक्सर कई बार क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको बहुत इजीली कर सकते हैं। एल अपॉन आर, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब इसकी डायमेंशन टी के इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर सी, आर इंटू सी, बहुत लंबी डायमेंशंस बनती हैं आर की भी और सी की भी और एल की भी। तो अगर हम निकालें तो निकल तो सकती हैं, फिर उनका मल्टीप्लाई करें, लॉट ऑफ टाइम निकलेगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। ये एलसीआर सर्किट में देखेंगे तो दीज आर कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है, एंड थर्ड अंडर रूट एलसी। तो तीनों को याद रखें, ये है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब इनकी डायमेंशन किसके इक्वल होती है, टी के। अब इसी में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है कि कई सारे इसमें ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से किसकी डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, तो एल अपॉन आर टी के इक्वल है, तो आर अपॉन एल किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी। आरसी अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो 1 अपॉन आरसी किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी। अंडर रूट एलसी अगर टाइम के इक्वल है तो 1 अपॉन अंडर रूट एलसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अगर 12th वाले जो कि पास आउट स्टूडेंट भी हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस सर्किट के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस L अंडर रूट ऑफ LC। तो वहीं से आप देखें तो 1 अपॉन अंडर रूट LC किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो आप फ्रीक्वेंसी को मेमोराइज ना करें, केवल इस बात को याद कर लें कि ये टाइम कांस्टेंट्स हैं। टाइम कांस्टेंट का मतलब इसकी डायमेंशन t के इक्वल है, फ्रीक्वेंसी आती है तो उसको पलट दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, L अपॉन R की जगह R अपॉन L। तो निकाल के देखने का मतलब है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम होगा। पहले L की डायमेंशन, फिर C की डायमेंशन और फिर R की। और इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सब की डायमेंशन आप मेमोराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर इवन आईआईटीज तक में क्वेश्चन इसके फॉर्म होते हैं। थोड़ा सा आईटी लेवल पे, अगर फिलहाल यहाँ आईटी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ खाली इसको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करना हो तो वहाँ मोर देन 1 ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये भी गिवन हो, ये भी गिवन हो, ये भी गिवन हो, ये भी गिवन हो,
तो वहाँ मोर देन वन ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, फिलहाल आपके यहाँ ऐसे नहीं होंगे। तो कोई सा भी एक नजर आ रहा है वो टी के इक्वल फ्रीक्वेंसी है तो इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसी तरीके से एक टर्म होता है, ये वो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारी जगह पूछे जाते रहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c इज इक्वल टू होता 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0। 12th वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ होगा म्यू 0 और एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या होता है? दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 का म्यू 0 कहलाती है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की चुंबकशीलता। तो और इसमें 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू होता c, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड की क्या होगी डायमेंशन? LT इनवर्स 1, यानी इस पूरे की डायमेंशन है LT इनवर्स 1। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर सकता है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0। बता सकते हैं? जब इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इसका स्क्वायर के इक्वल, और इनवर्स कर दीजिए तो 1 अपॉन LT इनवर्स 2 और इसका स्क्वायर जस्ट कितना हो जाएगा? L की पावर -2 T की पावर 4। तो अगर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की अलग-अलग डायमेंशन निकालने चलेंगे तो कम से कम मिनिमम 5 मिनट्स कंज्यूम होंगे। तो यहां आप बहुत स्पीडली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए एक और क्वेश्चन इसी में डिफरेंट फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पूछ ले तो 1 अपॉन c यानी L इनवर्स 1 T। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पास। यस, 2 की स्क्वायर होगा तो कितना होगा? -4, और ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? +4। ठीक है, अच्छा यहाँ -1 है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, कर इसी वैरायटी के एक और क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं, c²LR। ठीक है, इसकी डायमेंशन निकालिए। फिर वही क्वेश्चन, अगर आपको ये कांस्टेंट नहीं पता है तो कम से कम फिर वही बात आती, मिनिमम 5 to 6 7 मिनट कंज्यूम होंगे हर हालत में, इससे कम हालत में क्वेश्चन हो नहीं सकता। और वहां किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 से 10 मिनट नहीं होंगे। अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हैं टाइम, इसका मतलब आप किसी और क्वेश्चंस के टाइम को किल कर रहे हैं और वहां आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये ट्रिक्स आपको वर्क करनी पड़ेगी। अगर आपको पता है ये कांस्टेंट तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं LCL और इनटू CR। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, c का स्क्वायर है। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट LC कितना है? t के इक्वल। तो जब इसका स्क्वायर कर दें अगर तो किसके इक्वल होगा? t स्क्वायर के इक्वल। और CR या RC अपना आप में टाइम कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? डायमेंशन मुझे नहीं लगता अगर ये सारी चीज पता है तो हाफ मिनट भी नहीं लगेगा। और अगर एक स्टूडेंट डायमेंशन निकाल के करेगा तो कम से कम 5 to 6 मिनट लेगा मिनिमम, और उसमें भी बहुत लंबी डायमेंशन से उनका मल्टीप्लाई ऐड जोड़ना घटाना, तो उसमें मिस्टेक होने के भी चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पावर्स ही ज्यादा नहीं है, ना m है ना l है, और बहुत सारी पावर्स आपस में इंक्लूड नहीं होनी, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इस तरह के जहाँ पर भी शॉर्टकट्स मिलते हैं उनको जरूर मेमोराइज करेंगे। और अगर किसी भी आप बुक को उठा करके देखेंगे, ऐसा संभव नहीं है कि इस वैरायटी के क्वेश्चंस वहाँ आपको ना मिले, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड भी और इस तरह की वैरायटीज के ऊपर भी। ठीक है, चलिए खैर कुछ और एक दो टर्म्स लेकर के चलते हैं। यस सर, आपने जो लिया है c²LR, तो सर आपने नीचे जो t² लिया है ये कहाँ से लिया है? अच्छा, अंडर रूट LC की डायमेंशन क्या है? t, टाइम कांस्टेंट। इसका मैं स्क्वायर करूं तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, तो LC की डायमेंशन क्या हो जाएगी? तो वो मैंने यहाँ ले लिया डायरेक्ट t²। RC अपने आप में टाइम कांस्टेंट होता तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? t, तो उसकी डायमेंशन ले ली है t, तो t² * t क्या हो गया? t3। ये थोड़ा सा बाय प्रैक्टिस आपको दिमाग दौड़ाना होगा कि अंडर रूट LC t के इक्वल है, तो LC कितना हो जाएगा? t² के इक्वल,
आर सी अपना आप में टी के इक्वल है, टी स्क्वायर इंटू टी, टी क्यूब। तो इस फॉर्मेट में ये सब चीजें धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस आ जाएंगी और यही आपको अचीव करना है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। वैरायटीज के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करें। हमारे पास हम लेके चल रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशन, यानी दोनों की डायमेंशंस कैसी हैं, डिफरेंट। अब कई सारे क्वेश्चंस में यानी ऑप्शंस बनाए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, a plus b, a minus b, a upon b and none of these. There are two physical quantities a and b having different dimensions and these mathematical operations are given a plus b, a minus b, a upon b और एक ऑप्शन given है none of these। कौन सा इनमें करेक्ट आंसर है? हाथ रेस करके बताएं, मुझे पता चले कितने सोच रहे हैं। और जो सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, तो वो आप बोलेंगे तभी पता चलेगा। ए अपॉन बी, वाई? हाँ, क्यों? सर होमोजेनिटी के रूल से तो सब्सट्रैक्ट और एडिंग ही तो कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए यही चीजें जब आप सोचना शुरू कर देंगे इट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जैसे ही क्वेश्चन आया डिफरेंट डायमेंशंस, तो डिफरेंट डायमेंशंस का मतलब होमोजेनिटी के कारण वो ना तो जोड़ी जा सकती हैं ना घटाई जा सकती हैं, तो ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है। हाँ, डिवीजन पॉसिबल है, v अपॉन t s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस तरह की कई इक्वेशंस में देखें तो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। गुणा और भाग किया जा सकता है, केवल एडेड और सब्ट्रैक्टेड नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह के छोटे छोटे चीजों के ऊपर बेस क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं जो टाइम, क्योंकि हर बार आपको टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पेपर बैलेंस्ड होता है, जो भी पेपर होगा चाहे वो इवन आपका नीट का हो या कोई भी, बैलेंस पेपर मिलेगा। तो कुछ बहुत सिंपल होंगे और कुछ बहुत टफ कहें या कहें थोड़े कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस को जब कर लेंगे तब हमारा कॉन्सेप्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये था हमारा डायमेंशन वाला पार्ट। आई थिंक सो काफी सारा हमने इसमें ले लिया। कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वी कैन डिस्कस लेटर, बाद में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसी पार्ट में हमने पढ़ा था यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट की बात अब हम करेंगे यहाँ पर। तीन टॉपिक मेन आते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। डायमेंशन काफी बड़ा पोर्शन और इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक मेजरमेंट छोटा पोर्शन है, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कंप्यूटर लेवल पे, एंड थर्ड बनता है इसमें एरर एनालिसिस, वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी कई बार क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो पहले एरर एनालिसिस के लिए हमें सेपरेट टाइप चाहिएगा। थोड़ा सा हम लेकर के चल रहे हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम देंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ केवल, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। एक इसमें इंपॉर्टेंट मेथड आता है पैरेलैक्स। सबसे पहले समझें पैरेलैक्स होता क्या, फिर इसको कैसे इसके ऊपर बेस, क्योंकि अब ये थ्योरी बेस आपको कुछ नहीं यहाँ होना ज़्यादा डीपली, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बेस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पैरेलैक्स है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं केवल हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को बदलते हैं, ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, केवल अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट को बदल दें तो उसके बदलने से ऑब्जेक्ट की अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। एंड द सिंपलेस्ट वे, अपना जरा हाथ ऊपर उठा करके पेन को आगे रखें, उठा लीजिए हाथ हवा में। अब एक आंख को क्लोज करिए, ठीक है, उसी पेन को वहां पर देखिए। अब उसी को दूसरी आंख बंद करके पहली को खोल लीजिए, दूसरी बंद कर लीजिए, उसी पोजीशन पे देखिए, पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओनली इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ऑब्जेक्ट वहीं की वहीं रही, सराउंडिंग्स भी वहीं की वहीं रही, केवल हमने एक बार लेफ्ट आई और एक बार राइट आई का यूज किया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदल दिया, एक बार यहां था फिर दूसरी बार यहां था।
तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज होगी एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। यही कहलाता है पैरेलैक्स। इसी मेथड का यूज किया जाता है हेवनली ऑब्जेक्ट्स का, सच एज कोई प्लेनेट स्टार है उसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका हम करते क्या है, किस तरीके से, मान लीजिए ये है अर्थ, ठीक है, यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट ले लिए हमने, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कोई भी हो सकते हैं फिलहाल, ये एक ए पॉइंट ले लें, एक बी पॉइंट ले लें, और ये है कोई हमारा स्टार एस। एट द सेम मोमेंट एक ही टाइम पर दोनों जगह से ऑब्जर्वेशन ली जा रही है। इनके बीच में बनने वाला ये एंगल है, इसको हम डेल्टा थीटा कह रहे हैं। ये जो बीच की डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड बेसिस, और ये हमारा कहलाता है पैरेलैक्स एंगल, इसको हम कह सकते हैं। सर शेड पड़ रहा है क्या, हाँ जी या मैं आ रहा हूँ सामने? चलिए मैं इधर आ जाता हूँ। कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम 2 ले लें, एक ए और एक बी, और ये है हमारा कोई स्टार, और अभी काफी दूरी पर होते हैं स्टार से, तो आप जानते ही हैं। सेम मूवमेंट पर एक साथ ऑब्जर्वेशन ली जाती है, और ये हम एंगल रीड करते हैं डेल्टा थीटा। ये कहलाता है बेसिस, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है डिस्टेंस उस स्टार की। तो सिंपल एंगल बराबर कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी b अपॉन d, एंड यू कैन फाइंड d। इसकी हेल्प से हम d फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल फार्मूला है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि जो स्टार है वो इतनी दूरी पर होते हैं कि ये एंगल मेजर आसानी से नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हमने लिए हैं, और ये हमारा स्टार है फार अवे, तो इसके रेस्पेक्ट में और कोई एस के साथ एस डैश ऐसा स्टार ले लेते हैं जो इन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के वर्टिकली ऊपर सिचुएट कर रहा हो, यानी एस से और ज्यादा दूरी पर हो। इन एंगल्स को हम पढ़ लेते हैं, दीज कॉल्ड फाई 1, और ये अगर हम कहें फाई 2, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। इसको पढ़ने की विधि हमारे पास है, एक सेक्सटेंट, एक एपरेटस होता है सिंपल, उसकी हेल्प से ये एंगल रीड किए जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पोजीशन पर, हमारे ऊपर बन रहे हैं, और वो एंगल कहाँ बन रहा है, स्टार पर। तो उसके पढ़ने का मेथड डायरेक्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन ये एंगल चूंकि हमारे पास बन रहा है तो इसको हम रीड कर सकते हैं। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू होता है फाई 1 प्लस फाई 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू बी अपॉन डी। बेसिस हमें पता है कितनी दूरी पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, डी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मेथड ये यूज किया जाता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इसका फॉर्म नहीं होते। दूसरा मेथड जो लेंथ को यूज करने के हैं, उसमें कई मेथड आते हैं, दिस इज कॉल्ड इको मेथड। इको क्या होता है, इको हिंदी में कहते हैं प्रतिध्वनि। अगर ये हॉल खाली होता है, इसमें स्टूडेंट्स और मेज कुर्सी ना बैठी हो, रखी हो, तो अगर मैं बोल रहा होता तो आवाज गूंजती। तो गूंज का मतलब है जो साउंड दोबारा लौट करके हमारे पास आ रही है वो कहलाती है इको, प्रतिध्वनि। एक तो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, और एक दीवार से वॉल से टकरा करके वो साउंड हम तक वापस आने लगे। तो ऐसे कई मेथड बनाए गए इको की तरीके से। फॉर एग्जांपल लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, मेजर का इस्तेमाल किया जाता है इन्हीं मेथड्स के लिए। साउंड का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट इको मेथड के लिए। मान लीजिए कोई पहाड़ी है बहुत दूरी पर, और बीच में आप जानते हैं खाई होगी, कुछ ऐसी डिस्टेंस जिससे सीधे आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से हमने कोई बुलेट फायर किया, गन फायर की, तो जैसे ही गन फायर की गई है वो टाइम नोट कर लिया, जब यहाँ से साउंड वापस लौट करके आएगी वो टाइम नोट कर लिया। अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की d है तो d एंड d, 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल की गई तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें ध्वनि की पता है, मान लीजिए उसको हम ले लें v, और टाइम हमने नोट कर लिया कितने टाइम बाद गन चलाने के कितने टाइम बाद प्रतिध्वनि आई। तो 2d इज इक्वल टू v इनटू t, या d इज इक्वल टू v इनटू t बाई 2। तो सीधे से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वैरायटी पे भी कई बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेजर मेजर ये भी इसी बेस पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मेजर का इस्तेमाल किया जाता है वाटर के अंदर, जितनी भी हमारी सबमरीन्स हैं तो सबमरीन इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, वो मेजर बीम्स को भेजती हैं। जब समुद्र में वो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, टकरा करके वापस लौटेंगी तो डिस्टेंस कितनी हो गई 2d, स्पीड उन वेव्स की v, टाइम लगा t। तो इसी फार्मूले से तुरंत आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इतनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है।
फिल्म देखी थी टाइटैनिक किसी ने? टाइटैनिक डूबने का क्या कारण था? कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर था और वो उससे टकरा गया था। मेजर वहां पर भी दिखाया गया था कि वो वर्क कर रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्व लेट कर पाए। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उसको जहाज को टर्न करने की पोजीशन में नहीं थे। तो बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, वो टकराया और क्रैश कर गया, काफी उसमें डेथ हुई। तो ऐसी इन चीजों से हम अपने जो सिंपल जहाज हैं जिसमें यात्री हैं तो उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। सबमरीन्स में इनको मेजर को यूज करके अपने जितना भी समुद्री हमारा इलाका है उसको हम सेव करते हैं। लगातार सबमरीन्स का काम ये होता कि वो सर्च करते रहते हैं कि कोई जहाज या कोई दूसरी सबमरीन हमारे इलाके में तो नहीं है, तो मेजर का इस्तेमाल करते हैं। मेजर में माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, लेजर में सिंपल लाइट यूज होती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म से तो आप छोड़ दीजिए, वो आपके यहाँ अभी मतलब की नहीं है। तो ये था मेजरमेंट का कुछ पार्ट। मेजरमेंट में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे डीपली। कुछ टर्म्स पहले से आप पढ़ते चले आए हैं, उनको आप दोबारा से नोट डाउन कर लें और याद कर लें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कई बार उस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की क्या वैल्यू होती है, लाइट ईयर की क्या वैल्यू होती है, पारसेक क्या होता है, पैरालैक्टिक सेकंड, तो उन सब की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ डिफरेंट यूनिट्स हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होते लेकिन कई बार पूछे गए हैं, सच एज शेक। सुना है ये? दिस इज यूनिट ऑफ टाइम, ये टाइम का यूनिट है। और 1 शेक इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -8 सेकंड। अगर आपने पढ़ा है पहले, पता है तो जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज कई ऐसे यूनिट होते हैं बिल्कुल नए हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं और हम यूज नहीं करते नॉर्मली। तो टाइम का यूनिट है 1 शेक इज इक्वल टू 10 की पावर -8। इसी तरीके से एक यूनिट है 1 बार्न एंड दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर। ये एरिया का यूनिट है। ये ऐसे यूनिट्स हैं कि अगर आपने एक बार पढ़ लिए हैं, खाली जाते हुए पेपर वाले दिन एक बार देखते हुए चले गए सरसरी निगाह से, तो आप वहाँ अगर बाई चांस आ जाए तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक तो मेरा अनुमान है कि अगर बान हमने नहीं पढ़ा पहले तो आइडिया नहीं लगा सकते कि ये एरिया का यूनिट है, क्योंकि कहीं होल लाइफ आप यूज ही नहीं करेंगे इसको, केवल कंपटीशन पर्पज में ही ये यूज हो रहा है। इसके अलावा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपका पढ़ा हुआ होगा और शॉर्ट में इसको लिखते हैं AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है? दिस इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सन और अर्थ के बीच की, आप जानते हैं लगातार अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के सराउंडिंग में, और ऑर्बिट की डिस्टेंस सन से बदलती रहती है क्योंकि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर नहीं है। तो इसीलिए मीन डिस्टेंस कही है, क्योंकि वो डिस्टेंस वेरिएबल है, वेरी होती रहती। तो मीन है इसका लगभग 1.496 और इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये खाली एक बार पढ़ लेंगे और तो ही सफिशिएंट है, ध्यान रहेगा। 1 लाइट ईयर, शॉर्ट में इसको LY से लिखते हैं, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। अगर स्पीड ऑफ लाइट की 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी आपके पास। पैरालैक्टिक सेकंड एंड शॉर्ट में कहते हैं इसको पारसेक। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस का अगर आर्क लें, वो जितनी डिस्टेंस पर 1 सेकंड का एंगल फॉर्म करता है, तो ये डिस्टेंस कहलाती है पैरालैक्टिक सेकंड। ये है आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और इसकी वैल्यू है लगभग, नोट डाउन कर लीजिए, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। यह लगभग इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर। इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म कर दे, 1 पारसेक इज इक्वल टू
लाइट ईयर में वैल्यूज गिवन हो तो डायरेक्ट अगर हमने पढ़ा हुआ है तो आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज कन्वर्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो सिंपल है, आपका पढ़ा हुआ होगा। 1 फर्मी 10 की पावर माइनस 15 मीटर। फर्मी या फेक्टोमीटर भी इसको लिख लेते हैं हम, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और लिख लीजिएगा 1 एक्सरे यूनिट। 1 एक्सरे यूनिट एंड दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 13 मीटर। एंगस्ट्रॉम तो आपने पढ़ा होगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता, लेकिन एक और सेपरेट यूनिट है एक्सरे यूनिट एंड दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 13 मीटर। बाकी तो सिंपल है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है 746 746 वाट के इक्वल। 1 हॉर्स पावर ये पावर का यूनिट है, तो 1 हॉर्स पावर is equal to 746 watt। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बहुत सारी जगह केमिस्ट्री आपने यूज किया होगा, फिजिक्स में सेकंड में आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो इतने ही जूल के इक्वल होता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के इक्वल। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल यूनिट्स हैं जिनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। देन आफ्टर, इसके बाद इसी यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होगा एरर एनालिसिस। ठीक है, कितना टाइम है अभी आज की क्लास में? स्टार्ट कर लेते हैं, जितना हो पाएगा बाकी नेक्स्ट क्लास में। देखिए, पहली क्लास में मैंने बताया था कि आप कोशिश ये करें कि जो समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आता रहे। स्पीड मेंटेन करने में कहीं कोई आगे समस्या नहीं आएगी। स्पीड उस हिसाब से होनी चाहिए जितना आप कैच कर पाए। कहीं भी लगता हो स्पीड हाई हो रही है तो मुझे बता दें कि उसको थोड़ा स्लो कर लेंगे। मैटर को कंप्लीट करने में टाइम कितना चाहिए नहीं चाहिए वो सब बहुत इजीली कवर हो जाएगा। बात वही है कि आप फ्रीक्वेंसी एक बार कैच कर गए तो जितना मैं बताना चाह रहा हूँ और जितना चाह रहा हूँ कि आप उसको करें घर पे। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर केवल आपने यहाँ पर पढ़ा और उसको छोड़ दिया तो कोई खास फायदा नहीं होने जा रहा। एक लेक्चर ज़्यादा वो एक दिन तक दिमाग में रहता है। तो कम से कम 1.5 घंटे की आपकी क्लास चल रही है तो मिनिमम 1.5 से 3 घंटा आपको चाहिए इसके बैकअप पर। तो आपके पास जो भी मैटर है अवेलेबल उसमें से क्वेश्चंस ट्राई करिए। इसके ऊपर भी डायमेंशन एनालिसिस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 10-5 क्वेश्चन आपको मेजरमेंट पर भी मिलेंगे, उस पर कम क्वेश्चन होंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन फिर मिलेंगे एरर एनालिसिस पर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एरर एनालिसिस। त्रुटि विश्लेषण। सबसे पहले तो हम देखेंगे एरर होती क्या है, उससे पहले 1-2 टर्म हमें समझने होंगे। लीस्ट काउंट हिंदी में कहते हैं अल्पतमांक। किसी भी एपरेटस की अपनी एक क्षमता है जितना न्यूनतम मिनिमम वैल्यू को मेजरमेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है तो स्केल में कितने होते हैं सेंटीमीटर और उसमें बीच में होते हैं मिलीमीटर के माप। तो उस स्केल से सबसे छोटा माप कितनी ले सकते हैं आप 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने हैं 10 खाने हैं और 1 खाना 1 मिलीमीटर के इक्वल है। इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्केल यू कैन मेजर 1 मिलीमीटर एंड दिस इज द लीस्ट काउंट। तो किसी भी एपरेटस से किसी भी उपकरण से जो न्यूनतम मेजरमेंट की जा सकती है दैट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। उससे ज्यादा छोटा आप मेजर नहीं कर सकते। अब अगर त्रुटि आती क्यों है वो भी समझेंगे। मान लीजिए ये लाइन है, मैंने यहाँ स्केल रखा और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 4.5 और यहाँ वैल्यू आ रही है 4.6। क्लियर? यहाँ 4.5 और यहाँ 4.6 और लाइन आ रही है कहीं यहाँ बीच में। क्या लिखूं मैं इसको 4.5 लिखना चाहिए या 4.6? कई सारे ऑप्शन बन रहे हैं, मैं 4.5 लिख रहा हूँ।
अगर 4.5 लिख रहा हूं तो आपको दिख रहा है कि लाइन उससे आगे है, इसका मतलब मैंने कम लिखा, एक्यूरेट नहीं है, इसका मतलब इसमें मिस्टेक है, मींस एरर है। अगर मैं 4.6 लिखता हूं तो भी एरर है, क्योंकि क्लियर दिख रहा है 4.6 से पीछे है। और अगर मैं 4.55 लिखूं अंदाजे से तो भी गलत है, क्योंकि मेरे पास जो एपरेटस है उससे हम डेसिमल के 1 अंक तक मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर तक मिनिमम मेजरमेंट किया जा सकता है, तो उससे 2 डिजिट तक मेजर हो ही नहीं सकता। तो वो सारी की सारी अंदाजे पर आधारित है, अप्रोक्सीमेट है। और अप्रोक्सीमेट कोई भी चीज हम कहते हैं, मैं कह दूं कि इस गिलास में आधा लीटर पानी है, तो ये तो सारा अंदाजा है, हो भी सकता है और ज्यादा चांसेस हैं कि एक्यूरेट बिल्कुल उतना ना हो, उससे कम ज्यादा हो सकता है। तो अंदाजे का मतलब मेजरमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमारे उपकरण की लीस्ट काउंट की वजह से भी एरर होती है। दिस इज द वन रीजन, ये एक रीजन था, और बहुत सारे रीजन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहें कि एरर होता क्या है, तो सिंपली अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। किसी भी मापन में होने वाली अनिश्चितता को हम त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। जैसे कि इसी एग्जांपल से हमने लिया, मैं 4.5 लिखूं तो भी एरर है, 4.6 लिखूं तो भी एरर है, 4.55 लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब है इस लाइन की लेंथ मेजर करने में अगर स्केल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो एरर आएगी, क्योंकि वो उसके जो क्षमता है उससे आगे की बात होगी। अब अगर उसे रिमूव करना तो हम यूज कर सकते हैं वर्नियर स्केल, उससे हम डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं। वहां भी कंट्रोल नहीं होता, फिर हम यूज कर सकते हैं स्क्रू गेज, उसमें दशमलव के 3 डिजिट तक मेजरमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग उपकरणों की लीस्ट काउंट अलग अलग होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो लो, जिसका अल्पतमांक कम हो, उस उपकरण को इस्तेमाल करके हम एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। अब 2 टर्म आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरर क्या हुआ ये तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये तो है मिनिमम लीस्ट काउंट है, मिनिमम मेजरमेंट can be done by any apparatus या device। इसके बाद आ जाता है आपका एरर। तो सिंपली अनसर्टेनिटी in measurement is called error। तो किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आ रही है, किसी भी रीजन से आ रही है, बहुत सारे रीजन होंगे, तो वो कहलाती है आपकी एरर। अब एरर के लिए इसमें हम 2 टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। एक तो आती है एक्यूरेसी और दूसरा टर्म्स होता है प्रिसिशन। इसको हम कहते हैं यथार्थता हिंदी में, और इसको कहते हैं परिशुद्धता। मीनिंग क्या है इसको समझ लीजिए। कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर रहे हैं, हमें पता है इस ट्रू वैल्यू जो हम चीज मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हमने कई बार मेजरमेंट किया, वैल्यू आई 9.4, 9.6, 9.2 और एक बार आई 10.4, सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। अब जरा सब के साथ डिफरेंस निकालिए। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 0.4 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 0.2 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 0.6 का। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.6 का। तो जहां मिनिमम डिफरेंस आ रहा है वो मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट कहलाएगा। तो एक्यूरेसी शोज द गिवन वैल्यू या द ट्रू वैल्यू कितनी निकट है किसी भी मेजर्ड वैल्यू के, यानी जितना हमारा मान नाप के जो आया है, मेजर करके आया है, वो एक्यूरेट वैल्यू के जितने या ट्रू वैल्यू के जितने नजदीक है, दैट इज कॉल्ड मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी का मतलब हुआ ट्रू वैल्यू के कितने पास आ गए हैं, जितना ज्यादा निकटतम है वो कहलाएगा एक्यूरेट, ठीक है। प्रिसिशन दूसरा टर्म क्या है? प्रिसिशन बताता है कि कितनी डिग्री तक आपने मेजरमेंट किया, मींस कितने डेसिमल की डिजिट तक आपने मेजरमेंट किया। अब इसी एग्जांपल को हम प्रिसिशन के लिए इस्तेमाल करें।
जी की ट्रू वैल्यू है 9.8 उस जगह पर, ये हमें पता है। अब हमने इसको मेजर करना शुरू किया। एक जगह हमने नापा 9.653, हमने नापा 9.4, 9.63 और वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ कितने डेसिमल की डिजिट तक मेजरमेंट किया? 1। यहाँ डेसिमल की और यहाँ डेसिमल की। दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू। ये हमारी गिवन वैल्यू से कितनी ही दूर क्यों ना है, उसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। कितने डेसिमल की डिजिट यानी कितना एक्यूरेट आपने एप्रेटस यूज किया वो बताएगा प्रिसेशन। इसे दूसरे एग्जांपल से समझ लीजिए। इस तरह का एक ग्लोब देखा होगा, टारगेट इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है, गन बुलेट चलाने की प्रैक्टिस के लिए, एरो के लिए, बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। एक स्टूडेंट मतलब एक खिलाड़ी ने प्रैक्टिस करनी शुरू की, उसने 4 या 5 टारगेट लगाए। एक टारगेट लगा यहाँ, एक टारगेट लगा यहाँ, यानी इसको फर्स्ट कहें, इसको सेकंड कहें, इसको थर्ड कहें, इसको फोर्थ कहें। मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? 1। क्यों? क्योंकि जो टारगेट का सेंटर पॉइंट होता है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट। वो उसके जितने नजदीक है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा निकट आ गया। तो ये ध्यान रखें, एक्यूरेट का मतलब है ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है। तो एक्यूरेसी बताती है, प्रिसिशन बताता है कि हमने किस डिग्री तक मेजरमेंट किया। तो वो हमारे इस तरह की ऑपरेटर्स की या उसकी डिजिट्स की वैल्यू से हम पता लगाते हैं कि 1.2 अंकों तक मेजरमेंट किया, 1.3। तो जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा, जितनी ज्यादा डिजिट बढ़ती चली जाएंगी, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। टाइप्स ऑफ एरर कैसे ये प्रोपेगेट करती हैं जब क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। मान लीजिए हमने 3 चीजें नापी और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है या तीनों चीजें आपस में जुड़ रही हैं, तब एरर कैसे प्रोपेगेट करती है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, उसको आगे डिस्कस करेंगे। किस दिन होगा लेक्चर वो भी आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप